मॉड्यूल में बच्चों अपना जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है वो है आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड हम आपको आगे समझाएंगे। जब हम पूरा आरएनए समझ लेंगे तब जाके आपको आरएनए वर्ल्ड क्लियर होगा। आरएनए वर्ल्ड हम बाद में समझेंगे। पहले आप लोगों को डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाते हैं, तो जब आप इसको मॉड्यूल में पढ़ रहे होंगे तो जैसे प्रॉपर्टी खत्म होती है वहाँ आरएनए वर्ल्ड लिखा है। एनसीईआरटी में भी आरएनए वर्ल्ड ही लिखा है, लेकिन इसको आपको आगे समझाया जाएगा। अभी जो हम समझने जा रहे हैं पहले डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है एक डीएनए से दो डीएनए का बनना। इसी प्रोसेस को कहा जाता है डीएनए रेप्लिकेशन। जब बच्चों सेल डिवाइड होती है, एक से दो सेल बनती है, वन से जब टू सेल बनती है, तो नई सेल बनते टाइम नई सेल के लिए नया डीएनए चाहिए। तो जो पुरानी सेल का डीएनए होता है उसे डबल करना पड़ता है, और ये डबल करने की प्रोसेस ही कहलाती है डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब डबल कर देना, और ये डबल हमेशा नहीं होता। डीएनए रेप्लिकेशन की ज़रूरत तभी पड़ती है जब सेल डिवाइड करती है, तो डिवीज़न के टाइम पर यहाँ रेप्लिकेशन किया जाता है। बात आती है प्रोकैरियोट यूकैरियोट में यह रेप्लिकेशन कब कब होता है। सबसे पहले हम बात करें यूकैरियोट। यूकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन सेल डिवीज़न की एस फेज में होता है। जब बच्चों सेल साइकिल चलती है तो सेल साइकिल की स्टार्टिंग होती है G1 से। G1 के बाद अगली स्टेप जो आती है, सबसे पहले स्टेप आती है G1, उसके बाद स्टेप आती है S, उसके बाद आती है G2 स्टेप। तो जब ये सेल साइकिल ऐसे चलती है तो इसी एस फेज के अंदर यहाँ पर डीएनए एक से दो हो जाते हैं। मतलब G1 में एक डीएनए होगा तो एस में यही डीएनए डबल हो जाता है। तो एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन किया जाता है। तो रेप्लिकेशन कब होता है? जब एस फेज में होता है। अच्छा, ये बात जो हमने सीखी ये तो यूकैरियोट्स की है, और ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन आता है कि रेप्लिकेशन कौन सी फेज में होता है, तो सिंपल सा आंसर आता है एस फेज। लेकिन अब क्वेश्चन घुमाते हैं। क्वेश्चन दिया जाता है प्रोकैरियोट्स में कि प्रोकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन कब होगा। अब आप इसका आंसर दीजिए। प्रोकैरियोट में G1 S G2 जैसी कोई सेल साइकिल नहीं चलती है, क्योंकि प्रोकैरियोट में ना तो माइटोसिस होता है ना मियोसिस होता है। वहाँ तो बच्चों आप जानते हैं एमाइटोसिस होता है, जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं बाइनरी फिजन। तो जब वो बाइनरी फिजन हो रहा होता है उसी टाइम वहाँ पर रेप्लिकेशन किया जाता है। यानी अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट में रेप्लिकेशन होगा जस्ट प्रेयर टू फिजन। बाइनरी फिजन से ठीक पहले ही रेप्लिकेशन हो गया। जैसे आप ऐसे समझिए, यहाँ पर बच्चों ये सेल है, अब इस सेल को डिवाइड करके ऐसी दो सेल बनानी है, मतलब इसको बाइनरी फिजन से डिवाइड करना है। अब डिवाइड करते टाइम एक से दो बनते टाइम इस डीएनए को डबल कर दिया जाएगा, और डबल करने के बाद एक डीएनए इस सेल में और दूसरा डीएनए इस सेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मतलब इस बाइनरी फिजन के ठीक पहले ही यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा? रेप्लिकेशन। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। कहाँ पर एस में और कहाँ पर प्रायर टू बाइनरी फिजन आएगा, आंसर एक बार फिर समझ लेना। अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो रेप्लिकेशन एस फेज में होगा, लेकिन क्वेश्चन में प्रोकैरियोट्स दिया है, बैक्टीरिया दिया है, तो आंसर आएगा प्रायर टू बाइनरी फिजन, यानी बाइनरी फिजन से ठीक पहले रेप्लिकेशन होता है। ऐसा क्वेश्चन नीट में आ चुका है और बच्चों ने इसमें काफ़ी गलतियां भी की थी। क्वेश्चन आया था ई कोलाई में रेप्लिकेशन कब होता है। क्या पूछा है? ई कोलाई। अब आप बताइए, ई कोलाई क्या बैक्टीरिया है? यस। और बैक्टीरिया है तो आंसर क्या आता है? जस्ट प्रायर टू फिजन। मैक्सिमम बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर एस फेज लगा के आ गए थे, जो कि गलत था। यानी एस फेज आंसर तब जाता है जब यूकैरियोटिक सेल है। हाँ, कभी क्वेश्चन में प्रोकैरियोट यूकैरियोट ऐसा मेंशन नहीं है, तो हम सिंपल ऐसे कह सकते हैं कि रेप्लिकेशन, तो हम सिंपल आंसर दे देते हैं एस फेज। लेकिन अगर प्रोकैरियोट यूकैरियोट मेंशन है तो बहुत सोच समझ के आप आंसर बताएं कि कहां पर रेप्लिकेशन होने वाला है। क्लियर? बात आती है रेप्लिकेशन कैसे होता होगा। इसकी मेथड की बात करें, रेप्लिकेशन की मेथड आती है सेमी कंजर्वेटिव। रेप्लिकेशन के टाइम पे जो मेथड चलती है उसको हम कहते हैं बच्चों सेमी कंजर्वेटिव मेथड। रेप्लिकेशन की जब स्टार्टिंग में डिस्कवरी हो रही थी तो स्टार्टिंग में इसकी तीन मेथड दी गई थी, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव। लेकिन इनमें से केवल सेमी कंजर्वेटिव का ही साइंटिस्ट लोगों को प्रैक्टिकल प्रूफ मिला। तो आपसे कभी भी पूछे रेप्लिकेशन की मेथड तो आप बस एक ही मेथड का नाम लेंगे और वो है सेमी कंजर्वेटिव। अब बात आती है इसको सेमी कंजर्वेटिव कहते क्यों है, क्यों इसको सेमी कंजर्वेटिव कहा जाता है। इस बात को अब हम यहाँ पर समझेंगे कि क्यों इसको सेमी कंजर्वेटिव नाम दिया जाता है। आपको समझाने के लिए बच्चों यहाँ पर ये एक डीएनए लिया। यहाँ बच्चों ये एक डीएनए है। अब इस डीएनए को जरा ध्यान से देखिएगा। इस डीएनए में आपको टू स्ट्रैंड दिखाई दे रही है,
एक स्टैंड ये है, एक स्टैंड ये है। आप जानते भी हैं डीएनए डबल स्टैंड होता है, तो इसके अंदर यहाँ पर ऐसी ये 2 स्टैंड दिखाई दे रही है। क्लियर। अब रेप्लिकेशन जब किया जाता है तो रेप्लिकेशन में हमेशा याद रखना 2 स्टेप फॉलो होती है। 2 स्टेप यहाँ पर फॉलो की जाती है। इन 2 स्टेप में सबसे पहली स्टेप आती है अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग का मतलब होता है दोनों स्टैंड को सेपरेट करना। मतलब ये जो दोनों स्टैंड है इनको सेपरेट कर दिया जाए। मतलब यहाँ पर ये दोनों स्टैंड अलग अलग हो गई। अच्छा, आप मुझे बताइए ये स्टैंड नई है या पुरानी है? पुरानी है, क्योंकि बस इन दोनों स्टैंड को अलग ही तो किया है। इनके बीच के बस हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे हैं, दोनों अलग हो जाए। तो पहली स्टेप रेप्लिकेशन में आती है अनवाइंडिंग, जिसमें दोनों स्टैंड अलग हो जाती है। इस स्टैंड को मैंने यहाँ पे लिखा ओल्ड स्टैंड, तो इस स्टैंड को भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा ओल्ड स्टैंड। दोनों ही ओल्ड स्टैंड है, अभी नया नहीं बना। अब चलती है स्टेप नंबर 2। ये तो स्टेप 1 है। इसके बाद आती है स्टेप नंबर 2, और स्टेप नंबर 2 में क्या जाता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। अब जब नई चेन बनाएंगे तो इन ओल्ड स्टैंड की हेल्प से यहाँ पर नई चेन बनेगी। जब बच्चों यहाँ पर नई चेन बनती है तो आप ध्यान से देखेंगे इस डीएनए में ये जो ब्लैक कलर से आपको दिखाई दे रही है ये तो ओल्ड थी, और यहाँ पर ये न्यू चेन का फॉर्मेशन हुआ। मतलब इस तरह से ये यहाँ पर ऐसे न्यू चेन ऐसे बनती जाएगी। ये न्यू चेन बन गई, और न्यू चेन हमेशा ओल्ड चेन पर डिपेंड होगी। यहाँ पर भी आप देखोगे ये यहाँ पर न्यू चेन बनती जाएगी। ओल्ड चेन पे बेसिस पर, ओल्ड चेन के बेस पर ही ये ऐसे यहाँ पर न्यू चेन का ऐसे फॉर्मेशन होता जाता है। अब ध्यान से आप इस डीएनए को देखोगे तो इस डीएनए में ये जो डीएनए दिखाई दे रहा है, इस डीएनए में क्या दोनों स्टैंड नहीं है? इस एक डीएनए को ध्यान से देखो। इस एक डीएनए में केवल एक स्टैंड नहीं है, एक तो पुरानी है। यानी इस डीएनए में 50% पार्ट तो पुराना ही है। अरे 50% नया है, 50% तो पुराना ही है। तो इसमें 50% पुराना ही कंजर्व रहता है, और 50% पुराना कंजर्व होता है, इसलिए नाम लिखा गया सेमी कंजर्वेटिव। वर्ड समझ में आया? सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 50% तो पुराना ही कंजर्व रहता है, इसलिए नाम दिया जाता है सेमी कंजर्वेटिव। और इस सेमी कंजर्वेटिव में हमेशा याद रखना 2 स्टेप फॉलो होगी। फर्स्ट स्टेप अनवाइंडिंग, एंड सेकंड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। क्लियर। अब ये बातें आज आपसे कई बार पूछी भी जाएगी कि नई चेन बनाना है तो क्या करना है। तो 2 स्टेप, पहले हम अनवाइंडिंग करेंगे और फिर न्यू चेन का फॉर्मेशन करेंगे। इस तरह से रेप्लिकेशन किया जाएगा। अब बात आती है इस सेमी कंजर्वेटिव मेथड का आइडिया किसने दिया, किसने इसको प्रैक्टिकली प्रूव किया। साइंटिस्ट के बारे में हम बातें समझे। सेमी कंजर्वेटिव मेथड का आइडिया देने वाले साइंटिस्ट थे वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन क्रिक ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। वॉटसन क्रिक ने जब डबल हेलिक्स मॉडल दिया था तो उस टाइम इन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखी थी। इन्होंने कहा था कि अगर आपको बेस पेयरिंग का नॉलेज है, बेस पेयरिंग का नॉलेज है मतलब अगर यहां ए है यहां जी है, तो बताओ ए के सामने क्या आएगा? हम कह सकते हैं टी आएगा, जी के सामने सी आएगा। इसको कहते हैं बेस पेयरिंग। अगर आपको बेस पेयरिंग का नॉलेज है तो रेप्लिकेशन की सेमी कंजर्वेटिव मेथड से स्केप नहीं कर सकते, बच नहीं सकते। मतलब अगर आपको बेस पेयरिंग पता है तो आपको पता है कि इस ओल्ड स्टैंड को बेस बनाकर ही नई स्टैंड बनेगी। मतलब एक स्टैंड पुरानी रखनी पड़ेगी और उसी को बेस बना के नया बनाना पड़ेगा। मतलब सेमी कंजर्वेटिव ही चलेगी। इस सेमी कंजर्वेटिव का आइडिया देने वाले साइंटिस्ट वॉटसन एंड क्रिक थे। इन्होंने बस एक आइडिया दिया कि ऐसा होना चाहिए। बायोलॉजी आइडिया से नहीं चलती है, बायोलॉजी हर चीज का प्रैक्टिकल प्रूफ मांगती है। यहां पर वॉटसन एंड क्रिक से इस चीज का प्रैक्टिकल प्रूफ मांगा गया कि आप ये कैसे प्रूव करोगे कि सेमी कंजर्वेटिव होगी। जो बात आप कह रहे हैं तो थ्योरेटिकल कह रहे हैं, आप इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करके बताइए। ये बात वॉटसन क्रिक प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं कर पाए थे, और इसी बात को फिर प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट आए थे मेजल्सन एंड स्टॉल। वेरी इंपॉर्टेंट। मेजल्सन स्टॉल ने फिर इस चीज को प्रैक्टिकली प्रूव किया था। प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया पे वर्क किया। ये सब याद रखना, हमने पहले भी साइंटिस्ट के बारे में सीखा है कि किसने किस पे वर्क किया, तो यहां भी याद रखो। मेजल्सन स्टोल ने अपने एक्सपेरिमेंट ई कोलाई बैक्टीरिया पर यूज किया था। जब इन्होंने ई कोलाई पे यूज किया तो इन्होंने नाइट्रोजन के आइसोटोप लिए। नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप होते, एक होता है N14, एक होता है N15। तो 2 तरह के आइसोटोप है 14, 15। अब एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं 14 और 15 में से कौन सा रेडियो एक्टिव है? याद रखिएगा बच्चों, इन दोनों में से एक भी रेडियो एक्टिव नहीं होता है।
बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। बच्चे सोचते हैं कि 15 वाला रेडियो एक्टिव होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 14 और 15 में से कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं होता, दोनों ही रेडियो एक्टिव नहीं है। अब बात आती है कि जब दोनों रेडियो एक्टिव नहीं है तो इनको सेपरेट कैसे करें। अच्छा, रेडियो एक्टिव होते एक होता एक नहीं होता तो सेपरेट करना आसान था, लेकिन ये तो दोनों ही रेडियो एक्टिव नहीं है, तो फिर सेपरेट कैसे किया जाए। तो इनको सेपरेट करने के लिए अब नई टेक्निक काम में ली जाती है, जिसका नाम है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से हम इनको सेपरेट करेंगे, क्योंकि दोनों का वेट अलग होगा और वेट अलग है तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से यूज कर सकते हैं। लेकिन इनको सेपरेट करते टाइम यहां पर सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट का यूज करना पड़ता है। सीजियम क्लोराइड की खास बात यह होती है कि डीएनए के साथ एक इनर्ट होता है, किसी भी तरह की रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए हम इसका ग्रेडियंट बना के इनको सेपरेट करते हैं। अब बच्चों के दिमाग में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बनता है कि सर इसको हम नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट क्यों नहीं करते। जरा सोचिए, अगर हम नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन लेते हैं तो यह आपको समझाने के लिए मैंने नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन लिया, यहां पर ये 14 और 15 लिया, दोनों को डीएनए को नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए यहां टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अब एक बात समझना, नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि जब आप इनको सेपरेट करते हैं तो इन 14 और 15 के वेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। 14-15 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे तो आप जानते हैं कि जो हैवी होगा वो नीचे आएगा। तो सबसे पहले इन दोनों में से 15 वाला नीचे आया। अब सेंट्रीफ्यूगेशन की स्पीड को हल्का सा भी बढ़ाते ना, हल्का सा भी बढ़ गया तो ये 14 भी नीचे आ जाएगा, और 14 भी नीचे आ गया। जब दोनों ही नीचे आ गए तो फिर सेपरेट कैसे करेंगे। यहां भी साथ थे, यहां भी साथ रहेंगे। मतलब नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन से इनको सेपरेट नहीं कर सकते, और सेपरेट नहीं कर सकते इसीलिए यहां पर यूज किया जाता है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अच्छा, इसमें क्या किया जाता है, यह बच्चों सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन है। इस सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर यहां पर इस सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर सबसे पहले सीजियम क्लोराइड को लिया जाता है। सीजियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन इसमें भरा जाता है। इससे सीजियम क्लोराइड की यहां पर ऐसे ग्रेजुअली इंक्रीज डेंसिटी यहां पर अरेंज होती जाती है। मतलब यहां डेंसिटी कम, ज्यादा ज्यादा ज्यादा, ऐसे यहां पर सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी को अरेंज कर लेते हैं। मतलब टेस्ट ट्यूब में पहले सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डालते हैं, उसी को सेंट्रीफ्यूज करते हैं ताकि उसका एक ग्रेडियंट तैयार हो जाए। अच्छा, ग्रेडियंट तैयार होने के बाद अब 14-15 को लेके इसमें डालते हैं। अब होगा क्या, 14 और 15 की डेंसिटी अलग है, तो जब ये यहां पर सेंट्रीफ्यूज करोगे तो 15 वाला ये आके यहां अरेंज हो गया, और वहां पे अरेंज होगा जहां पर इसकी रिस्पेक्टिव डेंसिटी होगी। तो रिस्पेक्टिव डेंसिटी पर 15 अरेंज हो गया। अब 14 वाला वहां अरेंज होगा जहां उसकी डेंसिटी होगी, तो अब ये 14 वाला आया और ये इसकी रिस्पेक्टिव डेंसिटी पर अरेंज हो गया। एक बार अपनी रिस्पेक्टिव डेंसिटी पर अरेंज हो गए तब तो फिर आप इसको कितना भी सेंट्रीफ्यूज करते जाओ ये नीचे नहीं आएंगे, और नीचे नहीं आएंगे मतलब हम प्रॉपर तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। तो बात हमने क्या सीखी, अगर नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन लेते हैं तो दोनों ही सेटल डाउन हो जाते हैं, और दोनों सेटल डाउन हो जाते हैं तो प्रॉपर सेपरेशन नहीं हो पाता। इसीलिए सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन लेते हैं ताकि अपनी रिस्पेक्टिव डेंसिटी पर प्रॉपर तरीके से अरेंज हो सके। क्लियर? तो यह बात आप अच्छे से ध्यान रखना। एक बात मुझे बताइए, मेजल्सन स्टोल की जो 3 बातें मैंने अभी आपको समझाई, ये तीनों अच्छे से याद रखना। पहली बात क्या बताई, इकोलाई बैक्टीरिया पे वर्क किया। दूसरा समझाया नाइट्रोजन के आइसोटोप लिए, और थर्ड लिया सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। आप एक बात मुझे बताइए, इकोलाई बैक्टीरिया है प्रोकैरियोट्स से, प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होता है, और हिस्टोन अब्सेंट होता है तो यहां पर प्रॉपर क्रोमोसोम वगैरह नहीं बन पाते। यहां पर जो क्रोमोसोम बनते हैं फॉल्स होते हैं, प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं बनते। तो बात आती है इस मेथड को फिर क्रोमोसोम लेवल पर किसने प्रूव किया होता। तो इसी चीज को क्रोमोसोम लेवल पे प्रूव करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट, क्रोमोसोम लेवल पे प्रूव करने वाले साइंटिस्ट थे टेलर। याद रखना, रेप्लिकेशन को क्रोमोसोम लेवल पर किसने प्रूव किया था, टेलर साइंटिस्ट ने। टेलर साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे विसिया फाबा। ये बच्चों एक प्लांट है, विसिया फाबा एक प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। और आप जानते हैं प्लांट यूकैरियोट से, और यूकैरियोट है तो इनमें प्रॉपर क्रोमोसोम बनेंगे। तो क्रोमोसोम लेवल पे प्रूफ देने वाले साइंटिस्ट टेलर साइंटिस्ट थे। अच्छा, जब इन्होंने विसिया फाबा प्लांट पे वर्क किया तो यहां पर इन्होंने एक स्पेशल टेक्निक यूज की थी जिसका नाम था रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। मतलब रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज करके इन्होंने इस चीज को प्रूव किया था।
यहां पर रेडियो एक्टिविटी का यूज किया था, और क्वेश्चन ऐसे पूछा भी जाता है, एग्जाम में आ भी चुका है। किसने विसिया फाबा प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए थे? टेलर। किसने नाइट्रोजन के 14-15 आइसोटोप यूज किए? मेजल्सन स्टॉल। किसने रेडियो एक्टिव थायमिडीन का यूज किया? टेलर। तो इस तरह के क्वेश्चन यहां बनते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। एक आउटलाइन आपसे पूछा जाए, रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव ये किसने प्रेजेंट की या आइडिया किसका था? तो आइडिया तो वॉटसन क्रिक का था, लेकिन प्रैक्टिकली प्रूफ मेजल्सन स्टोल ने दिया। इन्होंने प्रूफ बैक्टीरियल लेवल पर दिया था, लेकिन क्रोमोसोम लेवल पे प्रूफ पूछा जाए तो आंसर चला जाता है टेलर। जो साइंटिस्ट की बातें यहां समझाई ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इन पे नीट में एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इनको अच्छे से याद रखें। क्लियर? अब हम यहां पर क्या करेंगे, मेजल्सन एंड स्टॉल के एक्सपेरिमेंट को डिटेल में समझते हैं। मेजल्सन स्टॉल का एक्सपेरिमेंट हम समझने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है मेजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। इनके एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले कुछ छोटी मोटी बातें आपको पहले क्लियर कर दें। 3 तरह का 14-15 के आइसोटोप के बेसिस पर डीएनए हो सकता है। 14-15 के बेसिस पर 3 तरह के डीएनए हो सकते हैं। यहां बच्चों ये 3 टाइप के डीएनए। अब ये 3 टाइप में या तो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड में 14-14 हो, या स्ट्रैंड में एक 14 हो, दूसरी स्ट्रैंड 15 वाली हो, या दोनों स्ट्रैंड में 15-15 हो। इस तरह से 3 तरह के डीएनए हो सकते हैं। क्लियर? अगर दोनों स्ट्रैंड में 14-14 है तो इसका वेट इनके कंपैरिजन में तो कम ही होगा। जरा सोचो, 15-15 कितना हुआ? 30, ये 30, ये हो जाएगा 29, ये 28, यानी इसका वेट सबसे कम होगा। और इसका वेट 14-14, 28 ही होगा ना, सबसे कम होगा। और सबसे कम है तो ऐसे डीएनए को हम कहेंगे लाइट डीएनए। लाइट या नॉर्मल डीएनए भी इसको कह सकते हैं। नॉर्मल इसलिए कहते हैं क्योंकि अपनी सेल में यही डीएनए मिलता है। अपनी सेल में नॉर्मली जो नाइट्रोजन होता है वो 14 वाला ही होता है, और सेल के अंदर नॉर्मल डीएनए यही होता है, इसलिए इसको कहा जाता है नॉर्मल या लाइट डीएनए। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में से लिखा जाए कि नॉर्मल डीएनए प्रेजेंट है तो आप उसमें 14-14 लेके चलेंगे। क्लियर? अगर 14-15 है तो इसमें एक स्ट्रैंड तो 14 की है, एक 15 की है, तो ऐसा लगता है जैसे दोनों का हाइब्रिड बना हुआ है, तो इसलिए इसको कहा भी जाता है हाइब्रिड डीएनए। अगर क्वेश्चन में हाइब्रिड डीएनए मेंशन है तो आप 14-15 लेके चलेंगे, लेकिन यहां 15-15 है, इसका वेट सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए इसको नाम दिया जाता है हैवी डीएनए। क्वेश्चन में हैवी डीएनए आ गया मतलब इसको लेके चलना है। अब मेरे पास ये 3 तरह के डीएनए हैं, इन तीनों तरह के डीएनए को सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए वही सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन लेंगे। ये बच्चों सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन लिया, इन तीनों को उठा के इस टेस्ट ट्यूब में डाला, और टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद जब रोटेशन किया तो यहां पर ऐसे 3 बैंड दिखाई दिए। आप देख रहे हैं इसमें 3 बैंड्स आपको नजर आ रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, इन 3 बैंड में ये बैंड सबसे नीचे है, ये बीच में है, ये ऊपर है। अच्छा, इन तीनों में से जो सबसे नीचे होगा वो सबसे हैवी होगा। अरे ये जो हैवी होगा ये नीचे आ जाएगा क्योंकि भारी है, तो ये नीचे आ जाएगा, तो नीचे वाला जो बैंड होगा ये हो जाएगा हैवी डीएनए का, बीच वाला जो बैंड होगा वो हाइब्रिड डीएनए का, और लाइट डीएनए ऊपर ही रह जाएगा। अब बच्चों अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब ले और मैं केवल बीच वाला बैंड बनाऊं, तो अगर बीच वाला बैंड बनाएं तो समझ जाना कि वो हाइब्रिड डीएनए का है। अगर ऊपर की तरफ बैंड दिखे तो समझ जाना कि वो लाइट डीएनए का है, और नीचे की तरफ बैंड दिखे तो समझ जाना हैवी डीएनए का है। ये जो बेसिक बात मैंने अभी आपको समझाई है, ये बेसिक बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, मेजल्सन स्टोल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए अब क्या किया, इन्होंने बच्चों सबसे पहले कल्चर मीडियम के अंदर ई कोलाई की सेल को ग्रो कराया। हम जानते हैं इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट ई कोलाई पर किया था, तो ई कोलाई के ऊपर इन्होंने कल्चर मीडियम पर ई कोलाई की सेल को इन्होंने ग्रो कराया। अच्छा, ये बच्चों कल्चर मीडियम है, इस कल्चर मीडियम में इन्होंने अमोनियम क्लोराइड को डाला था। अमोनियम क्लोराइड में आप ध्यान से देख पा रहे हैं इसमें नाइट्रोजन है, बिल्कुल दिख रहा है, और ये नाइट्रोजन भी कौन सा वाला लिया इन्होंने, 15 वाला। मतलब कल्चर मीडियम में नाइट्रोजन का 15 आइसोटोप लिया। क्लियर? यहां पर नाइट्रोजन अगर 15 है तो इससे जो नाइट्रोजन बेस बनेगा, यही नाइट्रोजन आगे जाकर नाइट्रोजन बेस बनाता है, तो नाइट्रोजन बेस में जो नाइट्रोजन होगा वो बच्चों 15 वाला होगा, और उस नाइट्रोजन बेस से ही फाइनली बच्चों न्यूक्लियोटाइड बनेगा, डीएनए बनेगा, तो जो डीएनए होगा वो 15 वाला बन जाएगा। बहुत सिंपल सी बात, अच्छे सुन लेना। कल्चर मीडियम में अगर N15 है, कल्चर मीडियम में अगर N15 है तो जो डीएनए बनने जा रहा है वो भी N15 बनेगा। यानी जैसा कल्चर मीडियम होता है वैसा डीएनए होता है।
अब यहां पर ये N15 जो N15 कल्चर मीडियम में रखा था, ये N15 अब इन सेल्स के अंदर जाएगा। अब ये ई कोलाई की सेल डिवाइड हुई, 1 से 2 बनी तो इनमें 15 गया, फिर ये 2 से 4 बनी, फिर इसको यहां पर डिवाइड करें तो इसकी बहुत सारी कॉलोनी तैयार हुई। अब इन कॉलोनी में से किसी एक सेल को उठा के हमने चेक किया तो इसके अंदर दोनों स्ट्रैंड में 15-15 आ गया। अब आप बताइए 15 कहां से आ गया? ये कल्चर मीडियम का नाइट्रोजन ही तो इन सेल्स के अंदर गया होगा, इसलिए दोनों स्ट्रैंड में 15-15 आ गया। मेजल्सन स्टोल ने सबसे पहला काम यही किया, ऐसी ई कोलाई की सेल को डेवलप किया जिसकी दोनों स्ट्रैंड में 15-15 हो, और इसको डेवलप करने के लिए ऐसी कल्चर मीडियम पे ग्रो करवाया जिसमें नाइट्रोजन 15 वाला था। जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई सबको? अच्छा, अब उन्होंने क्या किया, इस सेल को यहां से उठाया और यहां से उठा के नए कल्चर मीडियम पे उन्होंने शिफ्ट किया। मतलब इसको उठा के इन्होंने इस नए कल्चर मीडियम पे शिफ्ट किया, ये सेल यहां से यहां ट्रांसफर की। अब जब नए कल्चर मीडियम पे शिफ्ट किया तो इस नए कल्चर मीडियम में यहां अमोनियम क्लोराइड का 14 वाला आइसोटोप था। यहां पर कौन सा ले लिया? 14। अगर ये 14 है तो इससे जो अल्टीमेटली डीएनए बनेगा 14 वाला। आप बस ये बात दिमाग में अच्छे से बिठा लो, जैसा यहां नाइट्रोजन होता है 14 है तो डीएनए भी 14 वाला बनेगा, क्योंकि यही नाइट्रोजन डीएनए बनाने में यूज होता है। अब बच्चों यहां पर जब सेल डिवाइड होगी तो बताओ कल्चर मीडियम में कौन सा रखा है? N14, तो इससे अल्टीमेटली सेल के अंदर जो जाएगा वो 14 वाला जाएगा। अब जब यहां पर एक से ये 2 सेल बनेगी, तो जब 2 सेल बनेगी उसी टाइम रेप्लिकेशन भी होगा। अब रेप्लिकेशन करना है तो रेप्लिकेशन की वही 2 स्टेप फॉलो होगी। पहली स्टेप अनवाइंडिंग और सेकंड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। अनवाइंडिंग का पहले मुझे मतलब बताओ, ये डीएनए इस सेल के अंदर अभी ये डीएनए है 15-15 वाला, तो पहला काम होता है दोनों स्ट्रैंड को क्या कर दिया जाए? सेपरेट कर दिया जाए। दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कर दिया जाए मतलब ये 15 और ये 15 ऐसे सेपरेट कर दी गई, यानी 15-15 को क्या कर दिया गया? सेपरेट कर दिया। अच्छा, ये तो हो गई फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड आती है फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। अब आप बताओ यहां पर नई चेन बनानी है, दिमाग यही लगाना है। अब नई चेन 15 की बनाए या 14 की बनाए? मुझे बताओ सेल में कौन सा नाइट्रोजन जा रहा है? 14, और 14 जा रहा है, तो जब यहां पर नई चेन बनेगी तो यहां जो नई चेन बनेगी, ये नई चेन बनी तो ये नई चेन बनेगी 14 की, यहां पर भी ये नई चेन बनी तो ये बनेगी 14 की। मतलब न्यू चेन हमेशा कल्चर मीडियम के अकॉर्डिंग बनेंगे। यानी इन सेल्स के डीएनए को उठा के चेक किया जाए तो इनमें एक 15 वाला होगा, एक 14 वाला। 15 मतलब पुराना वाला होगा और एक नया 14 बन गया होगा। अब बताओ इसमें एक स्ट्रैंड पुरानी है, एक नई है, 50% तो पुराना ही है, इसका मतलब ये सेमी कंजर्वेटिव है। मतलब एक आइडिया लगा कि ये सेमी कंजर्वेटिव होता है। क्लियर? अच्छा, जो बात यहां पर अभी बेसिक समझाई ये ध्यान भी रखिएगा आप लोग। मैंने यहां पर जो बात आपको सिखाने की कोशिश की है, यही बात सिखाने की कोशिश की कि नई स्ट्रैंड 14 बनेगी या 15 बनेगी, कैसे डिसाइड होता है? यह डिसीजन लिया जाता है कल्चर मीडियम के अकॉर्डिंग कि कल्चर मीडियम में 14 गिवन है या 15 गिवन है। अगर कल्चर मीडियम में 14 गिवन है तो नई स्ट्रैंड हमेशा 14 वाली ही बनेगी। जो बात यहां सिखाई क्लियर हुई? तो यह बात आप बच्चों अच्छे से ध्यान रखें कि हमने क्या सीखा है। अब बच्चों इन स्टेटमेंट को थोड़ा और डिटेल में समझा जाए। सबसे पहले मेजल्सन स्टोल ने क्या किया? ऐसी ई कोलाई की सेल को बनाया जिसमें 15-15 था। यहीं से हम बात को स्टार्ट करते हैं। यहां पर इन्होंने सबसे पहले ऐसे डीएनए को लिया जिसकी दोनों स्ट्रैंड में 15-15 है। अभी मैं आपसे यहां पर पूछूं टोटल डीएनए कितना है? स्टार्टिंग में 1। इस 1 में 14-14 नहीं है, मतलब 0 है। 14-15 वो भी 0 है, और 15-15 1 है। अच्छा, 15-15 मतलब हाइब्रिड हैवी या लाइट? 15-15 मतलब हैवी, तो स्टार्टिंग का डीएनए हैवी है। अच्छा, क्या डीएनए के ऊपर लिखा होता होगा आई एम हैवी? तो फिर उन्हें कैसे पता चला होगा कि ये हैवी है? तो इसको हैवी पता करने के लिए उन्होंने क्या किया, यहां पर ऐसी सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब ली, इस डीएनए को उठा के यहां डाला, और यहां डालने के बाद वो देखते हैं कि उन्हें बैंड नीचे की तरफ मिला। और आप समझ में आना चाहिए, नीचे की तरफ बैंड मिला मतलब ये डीएनए हैवी था। तो वो समझ गए कि स्टार्टिंग का जो डीएनए था वो हैवी था। और हैवी कैसे पता करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में लिया, नीचे की तरफ बैंड दिखा, मतलब समझ जाओ कि वो तो हैवी है। अब यहां पर ई कोलाई की फर्स्ट जनरेशन लाते हैं। ई कोलाई की जब फर्स्ट जनरेशन आती है तो फर्स्ट जनरेशन लाने में 20 मिनट लगते हैं। ई कोलाई में ये बात आप याद भी रखिए कि ई कोलाई में सेल डिवीजन का जो टाइम आता है वो 20 मिनट्स होता है। तो 20 मिनट में ई कोलाई की सेल डिवाइड हो जाती है।
यहां पर अमोनियम क्लोराइड जो कल्चर मीडियम लिया गया वो बच्चों 14 वाला लिया। डीएनए 15-15 वाला है, लेकिन कल्चर मीडियम का नाइट्रोजन 14 है। अब मैं आपसे पूछूंगा, नई जो चेन बनेगी 14 या 15? नई बनेगी 14, क्योंकि कल्चर मीडियम में 14 रखा है। अब नई चेन बनाते टाइम वही दोनों स्टेप, पहले दोनों को सेपरेट किया जाए। जब बच्चों यहां पर इनको सेपरेट करेंगे तो ये यहां सेपरेट हुआ, बताओ कौन सा सेपरेट हुआ? 15, और ये सेपरेट हुआ 15। क्लियर? पहली स्टेप तो हो गई 15-15 को सेपरेट करो। अब बताओ ये दोनों यहां पर अलग अलग कर दिए। अब अगली स्टेप आती है न्यू चेन बनाना। अब मैं नहीं सिखाऊंगा नई चेन कौन सी, नई चेन यहां पर बनेगी 14 वाली। तो अब यहां पर ये बच्चों नई चेन बनी और ये यहां पे बन गई 14 और ये बन गई 14। इस तरह से नया डीएनए बनेगा। क्लियर? तो यहां पर 20 मिनट के बाद जब चेक किया गया तो इस तरह से दो डीएनए बने, एक स्टैंड 15 एक 14, एक स्टैंड 15 एक स्टैंड 14 वाली बनी। क्लियर? जो बात यहां पर अभी समझाई, क्लियर हुई सबको? तो ये बात बच्चों आप अच्छे से ध्यान रखें कि एक 14 होगी और एक 15 होगी। अब यहां पर बात को समझना, फर्स्ट जनरेशन में अब मुझे बताओ टोटल डीएनए कितने आए? तो यहां पर टोटल डीएनए को चेक किया जाए तो इस बार टोटल डीएनए 2 है। इन 2 में यहां देख के बताइएगा सभी, 14-14 कितना है? 14-14 यहां साथ साथ नहीं है, यहां साथ साथ नहीं है, मतलब 0 है। 14-15 ये है और 14-15 ये है, यानी 14-15 पूछा जाए तो 2 है और 15-15 पूछा जाए तो 0 है। मतलब फर्स्ट जनरेशन में जो 2 डीएनए थे दोनों के दोनों हाइब्रिड है। दोनों के दोनों कौन से वाले? हाइब्रिड है। अच्छा, मेजल्सन स्टोल को कैसे पता चला होगा कि ये हाइब्रिड है? तो इसका पता करने के लिए इन्होंने इसको वही सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में लिया और यहां पर जब इसका बैंड निकाला तो उन्हें बैंड इस बार बीच में मिला। अब आपको समझ जाओ, बैंड अगर बीच में दिख रहा है इसका मतलब ये डीएनए श्योर है कि हाइब्रिड है। पहले बैंड नीचे था मतलब हैवी था, अब बैंड बीच में आ रहा है मतलब ये हाइब्रिड है। और ये हाइब्रिड डीएनए तभी बन सकता है, हाइब्रिड डीएनए तभी बन सकता है जब इसमें एक स्टैंड हो 14 एक 15, मतलब एक स्टैंड हो 14 एक 15, तभी तो हाइब्रिड होगा। 15 मतलब ये तो हो गया पुराना और 14 हो गया नया, मतलब एक स्टैंड पुरानी होती है एक स्टैंड नई होती है। एक पुराना एक नया स्टैंड है मतलब वही सेमी कंजर्वेटिव है। यानी इस हाइब्रिड डीएनए का मिलना, हाइब्रिड डीएनए का मिलना मेजल्सन स्टोन को कंफर्म करा देता है कि यहां रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव चल रहा है, क्योंकि हाइब्रिड तभी बन सकता था जब ये सेमी कंजर्वेटिव को फॉलो करे। जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई सबको बच्चों से? ये तो हमने इसकी इकोलाई की फर्स्ट जनरेशन ली, इसी को हम और आगे बढ़ाते हैं। अब हम लेते हैं इकोलाई की सेकंड जनरेशन। अच्छा, सेकंड जनरेशन लाने में जो टाइम लगता है वो 40 मिनट, क्योंकि जो सेकंड जनरेशन हम कह रहे हैं इस स्टार्टिंग से कह रहे हैं। अरे इसकी सेकंड है, इसके रिस्पेक्ट में सोचोगे तो फर्स्ट है, लेकिन हम सेकंड कह रहे हैं तो स्टार्टिंग से। तो 20 मिनट यहां स्पेंड हुए और 20 मिनट यहां स्पेंड हुए, तो टोटल कितना टाइम हो जाएगा? 40 मिनट। एनसीईआरटी का जब आप डायग्राम देखोगे तो वहां पर भी सेकंड जनरेशन में 40 मिनट लिखा है। बच्चे डाउट पूछते हैं कि सर यहां तो 20 आना चाहिए। अरे 20 नहीं, यहां 40 होगा, क्योंकि जो सेकंड कह रहे वो इसकी सेकंड है, स्टार्टिंग की सेकंड है। तो 20 पहले स्पेंड हुआ, 20 बाद में हुआ, तो टोटल यहां 40 मिनट्स लगते हैं। अब यहां बताइए, यहां पर अगर हम डीएनए बनाए, सोच समझ के बताना, सबसे पहले इन दोनों स्टैंड को सेपरेट किया जाए। मतलब यहां पर ये 15 स्टैंड और एक और स्टैंड कौन सी थी, तो ये 14 वाले स्टैंड को सेपरेट किया गया। इन दोनों को सेपरेट करो, वही अनवाइंडिंग करो। यहां पर भी अनवाइंडिंग करोगे तो ये 14 वाली स्टैंप और इसी तरह से ये बच्चों यहां पर 15 वाली को अलग अलग कर दिया। मतलब 15 14 15 15 14 सेपरेट हो गया। अब मुझे बताओ इसके ऊपर नई चेन बनानी है, सोच समझ के बताना, 14 बनेगी या 15? दिमाग में आना चाहिए सबको अच्छे से। नई चेन, हाँ, यहां कल्चर मीडियम में आप ध्यान से देख रहे हैं 14 है, तो नई चेन जो बनेगी यहां बनेगी, नई चेन जो बनेगी ये बच्चों 14, मतलब यहां बन जाएगी 14, यहां बन जाएगी 14, यहां बन जाएगी 14, यहां बन जाएगी 14, यानी 2 के डबल मतलब टोटल 4 डीएनए आ गए। तो सेकंड जनरेशन के बाद ऐसे 4 डीएनए आ जाते हैं। अब इन 4 डीएनए में 14 14 2 है, 14 15 2 है, लेकिन 15 15 यहां एक साथ नहीं है, मतलब वो 0 है। क्लियर? ये कैसे बनाया गया, क्लियर हुआ? मतलब सेकंड जनरेशन में ऐसे यहां पर ये टोटल 4 डीएनए बन गए। यही है, इसको हमने यहां बना दिया, ये 4 डीएनए बने। अच्छा, अब इन 4 डीएनए में जो बातें आपसे मैं पूछने जा रहा हूं सभी अच्छे से बताइएगा। इसमें बच्चों सेकंड जनरेशन में अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल डीएनए कितने हैं, तो टोटल डीएनए आ जाएंगे 4।
14 14 कितने हैं तो 2, 14 15 कितने हैं 2, और 15 15 के नंबर कितने आ गए 0। अब यहां पर इन सारे डीएनए को लेकर वही सीजियम क्लोराइड वाली टेस्ट ट्यूब में लिया जाए, आप बताना कितने बैंड मिलेंगे। यहां पर ये 2 डीएनए हैं, ये 2 डीएनए हैं, तो इस बार जब बैंड देखेंगे तो 2 बैंड मिलेंगे, एक बैंड बीच में और एक ऊपर, ऊपर मतलब ये लाइट वाला है, नीचे बैंड नहीं दिखाई दे रहा है। यहां पर आपको बैंड दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहां पर डीएनए नहीं है, यानी इसकी नंबर कितनी हो जाएगी 0 हो जाती है। जो बात यहां समझे, क्लियर हुई। एक बात बहुत ध्यान से आप इस चीजों को एनालिसिस करिए। यहां पर 15 की एक स्टैंड ये है, एक स्टैंड ये है, 15 की 2 स्टैंड है, सेपरेट है। अगली बार भी आप देख रहे हैं 15 की 2 स्टैंड है, वही सेपरेट है, यानी 15 के नंबर यहां पर भी 2 अलग अलग, यहां पर भी 2 अलग अलग। 15 की नंबर बढ़ ही नहीं रही है, जो यहां था वही यहां है। आपसे मैं पूछ रहा हूं 15 की नंबर क्यों नहीं बढ़ रही है? 15 की नंबर इसलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि कल्चर मीडियम में तो 14 डाल रखा है, और जब कल्चर मीडियम में 14 है तो 14 की नंबर इंक्रीज होती जाएगी। और आप देख भी रहे हैं यहां पर 14 की नंबर इंक्रीज होती चली जा रही है। यहां पर 14 2 था, लेकिन यहां तो 14 और ज्यादा आता जा रहा है। क्यों आता जा रहा है? क्योंकि कल्चर मीडियम में 14 डाला हुआ है, तो इसीलिए 14 की नंबर इंक्रीज होती जाएगी। अगर मैं इसकी अगली जनरेशन में आपसे पूछता, थर्ड जनरेशन में, अब बताओ यहां 15 2 है, तो अगली जनरेशन में भी 15 कितने होंगे? ये तो 2 ही होंगे। यानी अब नेक्स्ट जनरेशन निकालते हैं, थर्ड जनरेशन। टाइमिंग बताना कितने मिनट? थर्ड जनरेशन मतलब 60 मिनट। नाइट्रोजन का कौन सा आइसोटोप है? 14। अब यहां पर टोटल डीएनए कितने होंगे? 14 14 कितने होंगे? ये आप लोगों को खुद को आना चाहिए, निकाल सकते हैं। अगर यहां निकाला जाए तो टोटल डीएनए कितने हो जाएंगे? 8, क्योंकि डबल कर दो। अब इसमें देखो 15 15 यहां भी अलग अलग है, अलग अलग है, तो यहां पे भी अलग रहेंगे, साथ आ ही नहीं सकते, तो 15 15 हो जाएंगे 0, ये तो 0 रहेंगे। अब बताओ यहां पर 15 हाइब्रिड 2 है, तो अगली बार भी हाइब्रिड तो ये 2 ही रहेगा, क्योंकि 15 के नंबर 2 ही है, हाइब्रिड 2 ही बन सकते हैं। 8 में से 2 गए तो ये 14 14 वाले बन जाएंगे 6। अब वो कैसे बनते हैं ये अपनी कॉपी में सब आप बना के देखेंगे कि कैसे कैसे वो 6 हो, ये 6 होंगे और ये 2 होंगे, कैसे ये होते हैं ये सब अपनी कॉपी में आपको बना के आना चाहिए। अच्छा, इन डीएनए को उठा के यहां पर भी वही सेंट्रीफ्यूगेशन करे, तो सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे तो ये तो है ही नहीं, तो यहां पर कोई बेंड नहीं मिलेगा, हैवी का बेंड नहीं मिलेगा, बाकी हाइब्रिड और लाइट का बेंड मिल जाएगा। तो एक बात ध्यान से देखिएगा, यहां 15 2, यहां 15 2 अलग अलग, अगली बार भी 15 कैसे रहेंगे? 2 रहेंगे, लेकिन वो भी अलग अलग रहेंगे। तो इस तरह से हम यहां पर सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, थर्ड के बाद अगर मैं फोर्थ जनरेशन लेता, फोर्थ जनरेशन, अगर फोर्थ जनरेशन में समझाने के लिए डायरेक्ट पूछ रहा हूं आपसे, टोटल डीएनए कितने बनते हैं आप ही बताइए? 8 के डबल मतलब 16 हो जाते, 15 15 तो यहां पर भी 0 होते, ये हो जाता 2, और ये यहां पर 6 के बजाय यहां पर कितने आ जाते? 16 में से 2 गए मतलब ये 14 हो जाते। यानी फोर्थ जनरेशन में भी आप आंसर दे सकते, और उसमें टाइमिंग कितना लगता? तो 80 मिनट। अब मैं फिफ्थ में भी पूछूं तो उसमें भी आंसर दे सकते हैं। तो आप लोगों को हर जनरेशन में यहां पर निकाल लेना चाहिए। जितना यहां पर समझाया गया ये बात आप ध्यान रखें। अगर बच्चों क्वेश्चन आता है इन मेजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन आता है मेजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, तो आप स्टार्टिंग का डीएनए हमेशा 15 15 लेंगे और कल्चर मीडियम में नाइट्रोजन 14 लेंगे, और इस तरह से आप इनको सोल्व करेंगे। यानी मेजल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन में लिखा है तो स्टार्टिंग का डीएनए 15 15 कंसीडर करेंगे और कल्चर मीडियम में 14 लेके फिर सोल्व कर सकते हैं। कैसे यहां पर सोल्व किया गया, क्लियर हुआ बेटे? तो ये मेजल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड अब क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चन को हम समझते हैं। आपको समझाने के लिए यहां पर ये एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन लेते। ये बच्चों क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, ध्यान से रीड करिए। क्वेश्चन में कहा गया एन ई कोलाई सेल विथ लाइट डीएनए, ध्यान समझना, विथ लाइट डीएनए वाज अलाउड टू ग्रो इन अ कल्चर मीडियम कंटेनिंग heavy isotope of nitrogen after growth of 60 minutes find out percentage of this disease। कर सकते हैं क्वेश्चन। अच्छा, यहां पर सबसे मेन बात क्या दी गई है? स्टार्टिंग का डीएनए कैसा दिया है? लाइट। दो बातें आपको अच्छे से याद रखना है, एक तो स्टार्टिंग का डीएनए और एक नाइट्रोजन कौन सा दिया गया, मतलब कल्चर मीडियम में नाइट्रोजन कौन सा दिया गया। स्टार्टिंग का डीएनए आप जानते हैं बच्चों, लाइट डीएनए है। लाइट डीएनए सोल्व करिए इसको आप। जब बच्चों आप इसको सोल्व कर रहे हैं तो सोल्व करने में सबसे पहले स्टार्टिंग का डीएनए लाइट मतलब 14 14 वाला हो गया। अच्छा, यहां कल्चर मीडियम में नाइट्रोजन का कौन सा आइसोटोप है? 15।
पहली जनरेशन लाते तो पहले इन दोनों को अलग करेंगे तो 14 14 अलग हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे ये बच्चों 14 14 और ये 14 अलग हो जाएंगे। अब नई स्टैंड कौन सी बनेगी? कल्चर मीडियम में 15 रखा है तो यहाँ जो नई स्टैंड बनेगी ये नई स्टैंड बन जाएगी 15 और यहाँ पर भी नई स्टैंड बन जाएगी 15। कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पर ये बच्चों टोटल डीएनए यहाँ पर इस तरह से बन जाएंगे। ये बच्चों यहाँ पर इस तरह से डीएनए बने। क्लियर कर सकते हैं इसे। ये तो फर्स्ट जनरेशन। अब सेकंड जनरेशन लाओगे तो फिर ये अलग होंगे। जब ये सेपरेट होंगे तो अब सेकंड जनरेशन आने में वही 40 मिनट लगा। जब सेकंड जनरेशन में निकालेंगे तो इस बार टोटल डीएनए 4 होंगे। लेकिन खास बात, यहाँ 14 2 है, यहाँ 14 2 है, 14 के स्टैंड यहाँ पे भी 2 ही रहेंगे। इस बार 14 2 ही आ रहा है, 14 क्यों नहीं बढ़ रहा है? 15 की नंबर बढ़ती जा रही है। इस बार 15 के नंबर इसलिए बढ़ रही है क्योंकि नाइट्रोजन 15 वाला लिया गया है। अरे बात समझे। इस बार कल्चर मीडियम में 15 वाला है तो 15 की नंबर बढ़ती जा रही है। क्लियर। ऐसे यहां पर इसकी नंबर बढ़ गई। ये जो है बच्चों सेकंड जनरेशन है। लेकिन क्वेश्चन में 60 मिनट दिया है। 60 मिनट दिया है मतलब हम कहेंगे यहां पर आएगी अब इसकी थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में जब निकाला जाए, अब सोच समझ के आंसर देना। टोटल डीएनए यहां 4 है तो यहां पर 8 हो जाएंगे, तो टोटल डीएनए 8 हो जाएंगे। अच्छा 14 14 यहां 0 रहेगा क्योंकि यहां 2 14 अलग अलग है तो अगली बार भी 2 14 अलग अलग ही रहेंगे क्योंकि कल्चर मीडियम में 15 है, इसकी नंबर बढ़ेगी। बात समझ में। अच्छा 14 15 हाइब्रिड, यहां 2 है तो यहां भी हाइब्रिड 2 रहेंगे। 8 में से 2 गए तो ये टोटल बन जाएंगे हैवी वाले 6 हो जाएंगे। अब यहां एक एक करके सोल्व करते जाए। ये कैसे लिखा गया, क्लियर हुआ सबको अच्छे से। 14 14 0, 14 15 2, 15 15 6। परसेंटेज ऑफ लाइट डीएनए बताइए। ये जो लाइट आपको दिखाई दे रहा है 14 14, इसकी नंबर तो 0 है। अगला आता है परसेंटेज ऑफ हाइब्रिड डीएनए। हाइब्रिड डीएनए यहां पर कितने दिखाई दे रहे हैं 2, टोटल कितने हैं 8, तो 2/8 इंटू 100 सोल्व करोगे तो 25%। नेक्स्ट आता है हैवी डीएनए। हैवी डीएनए कितने हैं 6, टोटल है 8, सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 75%। तो ये 0%, 25% और 75%, इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या है, 2 बातें अच्छे से याद रखो। एक तो स्टार्टिंग का डीएनए क्या गिवन है और कल्चर मीडियम में नाइट्रोजन का कौन सा आइसोटोप लिया है। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और, ये बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहेगा, ई कोलाई सेल विथ हाइब्रिड डीएनए। बहुत ध्यान सोल्व करिएगा। हाइब्रिड डीएनए मतलब स्टार्टिंग का डीएनए इस बार हाइब्रिड लिया गया, कल्चर मीडियम में लाइट आइसोटोप लिया गया। आइसोटोप जो लिया गया लाइट, लाइट मतलब 14 वाला। और इस बार सेकंड जनरेशन में आपको फाइंड आउट करना है लाइट हाइब्रिड हैवी की परसेंटेज। कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को आना चाहिए। जब बच्चों आप इसको सोल्व करोगे, स्टार्टिंग का डीएनए हाइब्रिड मतलब 14 15 लो। अब यहां पर पहली जनरेशन लाओ, तो सोल्व करते टाइम आप क्या करो, दोनों को अलग अलग जरूर बनाओ। मतलब जैसे ये 15 अलग बनाओ और इसी तरह से ये 14 यहां पर अलग बनाओ। ऐसे बना के देखो आप। क्लियर। अब नई स्टैंड कौन सी बनानी है, कल्चर मीडियम में देखो कौन सा दिया है 14, तो नई स्टैंड यहां पर आ जाएगी 14 और ये नई आ जाएगी 14। इस तरह से बना के देखो, फिर अगली जनरेशन में भी निकालो। तो जब यहां पर आप इसको सोल्व करोगे तो ये यहां पर इस तरह से डीएनए आ जाएगा। अच्छा यहां पर 14 15 14 15 इस तरह से रहेगा। इसके बाद आ जाती है इसकी सेकंड जनरेशन। ये तो फर्स्ट जनरेशन थी, अब आएगी सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन जब आप निकालोगे तो फिर से इनको ऐसे सेपरेट करो, तो यहां पर इस तरह से टोटल डीएनए आ जाएंगे। एक बात ध्यान से देखो, यहां 15 1 है, इसमें भी 15 1 है, इसमें भी 15 1 है, 15 बढ़ ही नहीं रहा है क्योंकि कल्चर मीडियम में क्या दिया है 14, तो इस बार 14 बढ़ता गया। अब यहां पर टोटल डीएनए निकाला जाए, गिनो टोटल डीएनए कितने हैं 4, तो हम कहेंगे टोटल डीएनए 4 है। 14 14 1 2 3, 14 14 कितने आ गए 3 आ जाएंगे। 14 15 कितना है 1 और 15 15 की नंबर 0। अब फिर क्वेश्चन को सोल्व करें। परसेंटेज ऑफ लाइट, लाइट कितना है 3 आउट ऑफ 4, तो 3/4 इंटू 100 कर लो। परसेंटेज जब भी निकालना हो 100 से मल्टीप्लाई कर लिया करो, तो आंसर आ गया 75%। परसेंटेज ऑफ हाइब्रिड, हाइब्रिड कितना है 1, टोटल कितना है 4, 1/4 इंटू 100 यानी 25%। हैवी की बात की जाए तो हैवी यहाँ 0 है, तो इस बार ये 0%, तो इनकी परसेंटेज ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे क्वेश्चन सोल्व किया जा रहा है, कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और, जब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया गया। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें। ई कोलाई सेल विथ
फुली रेडियो एक्टिव डीएनए। इस बार यहाँ पर जो क्वेश्चन में लिया गया है फुली रेडियो एक्टिव डीएनए। फुली रेडियो एक्टिव का मतलब बताओ। फुली रेडियो एक्टिव का मतलब होता है जिसमें दोनों स्ट्रैंड में रेडियो एक्टिविटी होना चाहिए। उसको ऐसे कल्चर मीडियम में ग्रो किया गया जहां नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। 40 मिनट की ग्रोथ के बाद रेडियो एक्टिव नॉन रेडियो एक्टिव की परसेंटेज आपको फाइंड आउट करनी है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, ये क्वेश्चन सब नोट करें और इसका आंसर आपको देना है। अच्छा, यहां बच्चों रेडियो एक्टिविटी की बात चल रही है। मेजल्सन एंड स्टॉल के एक्सपेरिमेंट में तो रेडियो एक्टिविटी का नाम ही नहीं था, यानी रेडियो एक्टिविटी की बात आ गई, यानी एक तरह से ये टेलर के एक्सपेरिमेंट की बात आ रही है जिन्होंने क्रोमोसोम लेवल पे प्रूव किया था, विसिया फावा प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो उस पर बेस्ड हम डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस तो उनका भी वही मेजल्सन स्टॉल जैसे ही होता है। हमने डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन लिया, तरीका भी सेम ही है। यहाँ पर रेडियो एक्टिव है तो सबसे पहले ये डीएनए लिया, इसमें यहाँ पे लिखा RR, दोनों स्ट्रैंड में RR लिखा, मतलब ये फुली रेडियो एक्टिव है। R यहाँ पर इंडिकेट करता है रेडियो एक्टिविटी को। अगर मैं NR लिख देता हूं तो नॉन रेडियो एक्टिव को इंडिकेट करेगा। R का मतलब रेडियो एक्टिव, NR का मतलब नॉन रेडियो एक्टिव। अब यहां पर फर्स्ट जनरेशन लाते हैं। सोल्व करने का तरीका वही सेम है। सबसे पहले दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करो, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुई तो ये R और ये R सेपरेट हो जाएंगे। अब यहां पर कल्चर मीडियम में NR रखा है तो जो नई स्ट्रैंड बनेगी वो NR बनेगी और ये NR बनेगी। इस तरह से आप बनाओ। तो यहां पर भी आप इसी तरह से इसको जब सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करने के बाद यहां पर ये जनरेशन आई, इसमें एक R होगा, बाकी दूसरा NR होगा। अच्छा, ये तो यहां पर आ गई इनकी फर्स्ट जनरेशन। अब हमें जो पूछा गया है 40 मिनट की ग्रोथ में पूछा गया है। अच्छा, 40 मिनट की ग्रोथ में पूछा गया है, मतलब आप लोगों से सेकंड जनरेशन में। इसकी जब सेकंड जनरेशन निकाली जाए तो इस बार ये टोटल 4 डीएनए हो गए। अच्छा, फिर से इनको वही अलग करो, नया वाला NR बनाओ, इस तरह से इसको सोल्व करोगे। इस बार जब सोल्व करके देखा गया तो टोटल डीएनए कितने बन गए? 4। अब इन 4 में से रेडियो एक्टिव की बात करें, यहां थोड़ा ध्यान समझना। इसके पास यहां पर R लिखा है और यहां R लिखा है। अगर R लिखा है मतलब ये रेडियो एक्टिव है। अब बच्चों के दिमाग में आता है सर NR भी तो है। अगर ये NR भी है लेकिन R की वजह से रेडिएशन तो आएगी, और रेडिएशन आएगी तो इसको रेडियो एक्टिव ही कंसीडर करना है। हाइब्रिड यहां नहीं होता, इसको रेडियो एक्टिव ही मान के चलना है, क्योंकि इससे भी रेडिएशन आएगी, इससे भी रेडिएशन आएगी, रेडिएशन ऑब्टेंड हो रही है मतलब रेडियो एक्टिव हुआ। अगर मैं रेडियो एक्टिव यहां पर पूछता हूं तो रेडियो एक्टिव इस बार होंगे 2, ये 2, एक ये और एक ये। 2 आउट ऑफ 4 into 100 कर सकते सोल्व। परसेंटेज ऑफ नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए निकाला जाए तो नॉन रेडियो एक्टिव एक ये है और एक ये है, जिसमें दोनों में NR होना चाहिए। अच्छा, ये भी 2 है आउट ऑफ 4 into 100, तो इसका आंसर भी आ जाएगा 50%। इस तरह से इन क्वेश्चनों को हम सोल्व कर सकते हैं। तो कैसे ये क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं, बात समझ में आई। अभी तक बच्चों हमने डीएनए रेप्लिकेशन में रेप्लिकेशन की मेथड सेमी कंजर्वेटिव होती है, इसको कैसे प्रैक्टिकली प्रूव किया गया था वो हमने सीखा। सेमी कंजर्वेटिव के बारे में हमने पढ़ा था कि आइडिया वॉटसन क्रिक का था, प्रूव किया था मेजल्सन एंड स्टॉल ने, क्रोमोसोम लेवल पर टेलर ने प्रूव किया था। कैसे प्रूव किया वो तो हम समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे रेप्लिकेशन होता क्या है, उसकी मैकेनिज्म क्या है। हम जानते हैं रेप्लिकेशन में 2 स्टेप होती है। स्टेप नंबर 1 आती है जिसको हम कहते हैं अनवाइंडिंग। स्टेप नंबर 1 अनवाइंडिंग या अनजिपिंग कहते हैं। अनवाइंडिंग का मतलब होता है दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करना। दोनों स्ट्रैंड अगर सेपरेट हो जाए तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं अनवाइंडिंग। आप बताइए, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करना है, कौन से बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे? अनवाइंडिंग के अंदर जो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं उनमें सबसे मेन बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को सेपरेट करेंगे, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है। अच्छा, ये प्रोसेस अब कैसे होती है इसको अब हम समझेंगे। आपके सामने बच्चों ये एक डीएनए है। डीएनए समझाने के लिए यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा बना दिया गया, ये काफ़ी बड़ा सा डीएनए है। अब इस डीएनए में रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है। बात आती है रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट हो। जब रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है तो सोचिए, क्या इसके एंड से रेप्लिकेशन चालू करें, फिर कहाँ से चालू करें? रेप्लिकेशन बच्चों कहीं से भी स्टार्ट नहीं होता है। रेप्लिकेशन हमेशा एक स्पेसिफिक पॉइंट से शुरू किया जाता है। जिस पॉइंट से रेप्लिकेशन चालू किया जाता है उस पॉइंट को ORI साइट कहते हैं। ORI का फुल फॉर्म होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से मतलब होता है जहां से रेप्लिकेशन की ओरिजिन होनी है, स्टार्टिंग होनी है, उसी को हम ORI कहते हैं। ORI का फुल फॉर्म ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन को ओरिजिनेट करना, स्टार्ट करना है। अच्छा, इस पूरे डीएनए में से यहां से रेप्लिकेशन चालू हो रहा है तो इसको हमने ORI साइट नाम दे दिया। हम बच्चों अभी प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं।
प्रोकैरियोट का डीएनए छोटा होता है, और प्रोकैरियोट का डीएनए छोटा होता है तो उसके अंदर पूरे डीएनए में केवल एक ही ओआरआई साइट होती है। एक ओआरआई साइट से ही पूरा काम हो जाता है, यानी एक ओआरआई साइट है वहीं से रेप्लिकेशन चालू किया जाता है, क्योंकि डीएनए छोटा है तो एक ओआरआई साइट से ही पूरा रेप्लिकेशन किया जा सकता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात सीखें तो यूकैरियोट का डीएनए बड़ा होता है, तो उसमें मल्टीपल ओआरआई साइट रखे जाते हैं। तो प्रोकैरियोट में केवल एक ओआरआई साइट है। अब मुझे बताइए, ये दोनों स्ट्रैंड आपस में कौन से बॉन्ड से ऐसे अटैच होती है? सभी जानते हैं, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। बात आती है हाइड्रोजन बॉन्ड को कैसे ब्रेक किया जाए। हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने का एक तरीका आप जानते हैं, टेम्परेचर बढ़ा दे, कि टेम्परेचर बढ़ाओ तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, डिनेचुरेशन कर दो। लेकिन अगर हमें हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है तो उसके लिए टेम्परेचर हमें बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, 94-95 डिग्री के आसपास टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाके डीएनए की दोनों स्ट्रैंड अलग होगी, तब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे। अब बात आती है अपनी सेल के अंदर 94 डिग्री टेम्परेचर कैसे दे। अगर हम अपनी सेल को उठा के 94 डिग्री पर रखेंगे तो इसमें तो अपनी सेल में ही आग लग जाएगी, और सेल में आग लग गई तो सेल काम ही नहीं करेगी, उसके एंजाइम सब बेकार हो जाएंगे। तो इसके लिए हम अपनी सेल को हाई टेम्परेचर पे तो नहीं रख सकते। एक तरीका और होता है एल्कलाइन मीडियम का यूज़ करें। एल्कलाइन मीडियम के लिए पीएच बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है, अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास। अच्छा, इतनी ज़्यादा पीएच रखते हैं तो सेल के जो एंजाइम होते हैं ये वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि हाई पीएच पर सेल प्रॉपर एक्टिव नहीं रहती है। यानी ना तो हम यहाँ टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, ना यहाँ हम एल्कलाइन मीडियम का यूज़ कर सकते हैं। तो बात आती है फिर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे तोड़ा जाए। सेल के अंदर अगर कुछ भी काम करना है तो सबसे बढ़िया तरीका है एंजाइम की हेल्प ले, और सेल के अंदर इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए स्पेशल एंजाइम यहाँ पर लगाए जाते हैं, जिसका नाम है डीएनए हेलिकेज। बहुत अच्छे से याद रखना बेटे, डीएनए हेलिकेज एंजाइम यहाँ पर आकर ये बाइंड हो गया, ये हेलिकेज आकर बाइंड हो गया। अब ये हेलिकेज ओआरआई साइड पर आकर बाइंड होते हैं। हेलिकेज यहाँ पर 2 होते हैं, एक हेलिकेज ये है, एक हेलिकेज ये है। अब ये वाला हेलिकेज इस डायरेक्शन में जाएगा, ये वाला इस डायरेक्शन में जाएगा, और ये वाला हेलिकेज इस डायरेक्शन में, दोनों ऐसे डायरेक्शन में जाएगा, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। ये वाला हेलिकेज इधर के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा, ये वाला हेलिकेज इधर के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा। यानी हेलिकेज का काम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना। अच्छा, हेलिकेज की क्या खास बात है? तो पहले खास बात, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यही हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। जब इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ये ब्रेक करेगा तो ब्रेक करते टाइम इसकी एक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए एक कोफैक्टर लगाया जाता है, मैग्नीशियम। अगर हेलिकेज को मैग्नीशियम आयन मिल जाए तो ये बहुत अच्छे से एक्टिव करता है, इसको मजा आ जाता है। मतलब ये बहुत अच्छे से एक्टिव करेगा, बहुत अच्छे से वर्क करेगा, और बहुत इजी तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता जाएगा। अच्छा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों डायरेक्शन में तोड़ता है, ओआरआई साइड से दोनों डायरेक्शन में काम चलता है। मतलब ये बाई डायरेक्शनल प्रोसेस चलती है, दोनों डायरेक्शन में काम होता है। अच्छा, हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, अनवाइंडिंग में हमें यही काम करना है, तो इसीलिए हम कहते हैं हेलिकेज को मेन एंजाइम फॉर अनवाइंडिंग। ये अनवाइंडिंग का सबसे मेन एंजाइम है, क्योंकि यही हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा और दोनों स्ट्रैंड को ऐसे सेपरेट करने का काम करता है। तो हेलिकेज की 3 मेन बातें, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, इसके लिए कोफैक्टर मैग्नीशियम आयन है, और यही मेन एंजाइम है अनवाइंडिंग के लिए। ये अनवाइंडिंग का सबसे मेन एंजाइम माना जाता है। जो बात यहाँ समझे, क्लियर हुई? और हेलिकेज दोनों डायरेक्शन में जाता है, क्लियर हुआ इतना? अच्छा, जब ये हेलिकेज काम करेगा, सपोज करो इस स्टैंड में यहाँ ए है तो यहाँ सामने टी होगा, इधर जी है तो यहाँ सी होगा, ये दोनों ऐसे अलग अलग होते जाएंगे, ये अलग, ये आगे बढ़ता जाएगा, दोनों स्टैंड अलग होती जाएगी। यहाँ पर हेलिकेज ने जब काम किया तो फाइनली ये दोनों स्टैंड ऐसे सेपरेट हो जाती है। आप देख रहे हैं डीएनए की ये स्टैंड यहाँ पर ऐसे सेपरेट हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर ए था, यहाँ ए था तो यहाँ सामने आ जाएगा टी, यहाँ पर जी है तो ये सी, इस तरह से स्टैंड अलग हो जाएगी। ये हेलिकेज एक इधर मूव करता जाएगा और एक हेलिकेज इस डायरेक्शन में मूव करता जाएगा, एक हेलिकेज इधर, एक हेलिकेज इधर। ये स्टार्टिंग पॉइंट ओआरआई साइड है, और आप देख रहे हैं ये इतना पार्ट यहाँ पर ओपन हो चुका है, क्लियर? हेलिकेज ने अपना काम बड़ी ईमानदारी से किया, बड़ी ईमानदारी से उसने अपने हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक करवा दिए, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करा दिया। अच्छा, हेलिकेज जब ये आगे की तरफ चल रहा होता है तो पीछे से एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। प्रॉब्लम ये स्टार्ट होती है कि इधर का ए और इधर का टी ये वापस रीजॉइन हो सकते हैं, वापस रीजॉइन हो सकते हैं। और अगर ये वापस रीजॉइन हो गए, ये ए और ये टी अगर वापस रीजॉइन हो गए तो ये तो पहले जैसा बन जाएगा। तो यहां पर इन दोनों को ऐसे रीजॉइन होने से रोकना पड़ेगा, इसकी रीजॉइनिंग को रोकना पड़ेगा। बात आती है रीजॉइनिंग कौन रोके? तो रीजॉइनिंग को रोकने के लिए अब यहां पर एक स्पेशल प्रोटीन आकर ऐसे बाइंड हो जाता है।
ये प्रोटीन इस सिंगल स्ट्रैंड पार्ट पे बाइंड होता है, डबल स्ट्रैंड पे नहीं, सिंगल स्ट्रैंड पे बाइंड होता है। तो यहां ये जो प्रोटीन बाइंड हुआ, इस प्रोटीन को कहा जाता है एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड क्यों? क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंड पे बाइंड होता है, डबल पे बाइंड नहीं होता, तो ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होता है। इधर भी बच्चों ये एसएसबी से बाइंड हो जाते हैं। अब ये एसएसबी क्या करता है, इन नाइट्रोजन बेस को ऐसे कवर करके रखता है, मतलब ये नाइट्रोजन बेस को ऐसे कवर कर लेता है। और जब ये नाइट्रोजन बेस को ऐसे कवर करके रखेगा तो ये सामने वाले के साथ पेयर अप नहीं कर पाता, और पेयर अप नहीं कर पाएगा मतलब ये रीजॉइनिंग से रोकने का काम करता है। तो यहां एसएसबी का काम होता है प्रिवेंट रीफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड ना फॉर्म हो जाए तो उसको रोकने के लिए एसएसबी काम आता है। सेम काम इधर भी होगा, इधर भी हेलिकेज आगे जा रहा था तो इधर भी ये प्रोटीन जुड़ते जा रहे हैं, और ये प्रोटीन यहां पर क्या कहलाएंगे, एसएसबी। एसएसबी का फुल फॉर्म सबको आना चाहिए। एसएसबी का फुल फॉर्म सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, और ये यहां पर रीजॉइनिंग को रोकता है। अच्छा, हेलिकेज आगे जाता जाएगा, फिर यहां पर एसएसबी ऐसे जुड़ते जाएंगे, रीजॉइनिंग से रोकते जाएंगे। हेलिकेज, एसएसबी, इनका रोल तो हमें समझ में आया। अब यहां पर अनवाइंडिंग के टाइम पर एक प्रॉब्लम और स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम ये स्टार्ट होती है कि जैसे जैसे दोनों स्ट्रैंड अलग होती जाती है तो आगे की तरफ आप ध्यान से देखो, ऐसे कॉइलिंग बहुत बढ़ गई। ये जो है ये तो नॉर्मल कॉइलिंग है, लेकिन जैसे जैसे इसको खोलते जाते हैं आगे की तरफ हाई कॉइलिंग होती जाती है, और ये जो हाई कॉइलिंग होती है इसे सुपर कॉइलिंग कहा जाता है। मतलब ये जो कॉइलिंग यहां दिखाई दे रही है ये सुपर कॉइलिंग है। अब ये सुपर कॉइलिंग आने से डीएनए के स्ट्रैंड को ओपन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको बच्चों आप ऐसे समझ सकते हैं, आपके पास एक लंबी रस्सी है, लंबा थ्रेड है, जिसमें दो स्ट्रैंड ऐसे गुथी होती है। आपने कभी भी उन दोनों स्ट्रैंड को पकड़कर ऐसे ओपन करने की कोशिश की होगी। तो जब आप इसको ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग में तो आसानी से ओपन होता जाता है, लेकिन लंबी रस्सी हो तो आगे जाके उसमें बहुत ज्यादा हाई एठन आने लग जाती है, और वही हाई एठन ही सुपर कॉइलिंग है। डीएनए भी एक रस्सी जैसा ही है, इसकी दोनों स्ट्रैंड को पकड़कर आप ऐसे ओपन करते जा रहे तो आगे की जगह हाई एठन आ गई, इसको सुपर कॉइलिंग कह दिया। और यही सुपर कॉइलिंग, इस सुपर कॉइलिंग की वजह से स्ट्रैंड को ओपन करना आगे जाके मुश्किल हो जाएगा। यानी सुपर कॉइलिंग को कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है, सुपर कॉइलिंग को रोकना पड़ेगा। बात आती है सुपर कॉइलिंग कैसे रोकी जाए। इस सुपर कॉइलिंग को रोकने के लिए यहां पर अब एक स्पेशल प्रोटीन आकर या एंजाइम आकर बाइंड होता है। यहां जो प्रोटीन आकर बाइंड होता है उसका नाम है टोपोआइसोमरेज, और यही टोपोआइसोमरेज सुपर कॉइलिंग को रोकने का काम करता है, यह सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करता है। अच्छा, सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करते टाइम ये क्या करता है, इन दोनों स्ट्रैंड को यहां से कट लगाता है, दोनों स्ट्रैंड को काटता है। अगर इसमें कॉइलिंग मान लो राइट हैंड डायरेक्शन में हुई है, राइट हैंड डायरेक्शन में कॉइलिंग हुई तो अब ये इसको उल्टा घुमाएगा। उल्टा घुमाएगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा, ताकि इसकी जो कॉइलिंग है ये सुपर से ऐसे नॉर्मल कॉइलिंग हो जाए। यानी सुपर कॉइलिंग से इस नॉर्मल कॉइलिंग में चेंज करने का काम टोपोआइसोमरेज करता है। अच्छा, यहां पर सबसे पहले इसने कट लगाया सुपर से नॉर्मल कॉइलिंग की, फिर बाद में इन कट को यहां पर ऐसे और ऐसे इनको ज्वाइन कर देता है। ये इसको इससे ज्वाइन करा दिया जाएगा और इसको इससे ज्वाइन कर दिया जाएगा, ताकि ये सुपर कॉइलिंग से नॉर्मल कॉइलिंग में रहे। क्लियर? और ये सारा काम टोपोआइसोमरेज का ही है। यानी टोपोआइसोमरेज कट करता है, नॉर्मल कॉइलिंग कराता है, और वापस ज्वाइन भी ये खुद ही करा देता है। अच्छा, इधर तो सुपर कॉइलिंग को रोक दिया, सेम प्रॉब्लम इधर भी क्रिएट होती है। इधर भी जैसे जैसे हेलिकेज आगे की तरफ बढ़ता जाएगा यहां कॉइलिंग हाई होती जा रही है। नाम बताइए इस हाई कॉइलिंग का, सुपर कॉइलिंग। अब इस सुपर कॉइलिंग को रोकना है, सुपर कॉइलिंग को रोकना है, तो सुपर कॉइलिंग को रोकने के लिए यहां पर यही प्रोटीन आके बैठा जिसका नाम था टोपोआइसोमरेज। इसने सुपर कॉइलिंग को रोका, और जब सुपर कॉइलिंग को रोका तो इसने इस सुपर कॉइलिंग से नॉर्मल कॉइलिंग बनाई, और फिर यहां पर इसको इससे और इसको इस तरह से ये ज्वाइन करा देता है। तो इनको इनसे ज्वाइन करने का काम भी टोपोआइसोमरेज करता है। कट भी टोपोआइसोमरेज लगाता है, नॉर्मल कॉइलिंग भी टोपोआइसोमरेज, और ज्वाइन करने में भी इसी टोपोआइसोमरेज का रोल है। यानी पूरी इस अनवाइंडिंग की प्रोसेस के अंदर टोटल 3 एंजाइम या प्रोटीन का रोल है। उसमें 3 में सबसे पहला आता है हेलिकेज, सेकंड नंबर पे आता है एसएसबी, और थर्ड नंबर पे आता है टोपोआइसोमरेज। और तीनों का क्या रोल है, ये तीनों के रोल वेरी इंपॉर्टेंट, सबको आना चाहिए। एक बार फिर सुन लीजिए। हेलिकेज का फंक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना, एसएसबी का फंक्शन सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करना, एसएसबी का फंक्शन रीफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड को रोकना, और टोपोआइसोमरेज का फंक्शन सुपर कॉइलिंग को रोकना। तीनों के क्या क्या रोल है, ये रोल आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए।
जो बातें यहाँ पर सिखाई गई क्लियर हुई सबको अच्छे से? तो ये बातें आप सब अच्छे से ध्यान रखिए। अच्छा, ये जो प्रोसेस हमने समझी है ये तो अनवाइंडिंग की थी। जहाँ से रेप्लिकेशन चालू हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट का नाम ORI साइड, कौन आके बैठा? हेलिकेज, दोनों डायरेक्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े, रीजॉइनिंग से रोकने के लिए SSB और सुपर कोइलिंग से रोकने वाला टोपोआइसोमरेज। तो किसके क्या रोल थे ये हमने समझा, क्लियर? अच्छा, अनवाइंडिंग के कुछ कारण थे। अनवाइंडिंग जहां से स्टार्ट होती है उस स्टार्ट पॉइंट का नाम ORI साइट। प्रोकैरियोट्स में ORI साइट केवल एक होती है। यूकैरियोट्स की बात करें तो इसमें मैनी ORI साइट्स होती है। इसमें कौन कौन से एंजाइम काम में लिए गए? एंजाइम की बात करें तो हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, SSB रीफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड को रोकता है, एंड टोपोआइसोमरेज सुपर कोइलिंग को रोकता है। तो ये बच्चों अनवाइंडिंग के सबसे मेन फीचर है, ये ध्यान रखना। और प्रोकैरियोट में पूछा जाए तो ओनली 1 ORI साइट होती है, जबकि यूकैरियोट में मेनी होती है। यूकैरियोट में मेनी ORI साइट क्यों रखते हैं? क्योंकि DNA बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए बच्चों ये यूकैरियोट का DNA है, इस तरह से यहाँ पर ये यूकैरियोट का DNA काफ़ी बड़ा सा DNA है। अब यहाँ पे ORI साइट, यहाँ ORI साइट, यहाँ ऐसे मल्टीपल ORI साइट होती है क्योंकि DNA ही बड़ा होता है, क्लियर? जो बातें हमने अनवाइंडिंग में समझी ये बातें अब आपको क्लियर होनी चाहिए।